ओके बच्चों, गुड मॉर्निंग। अब आज हम लोग पढ़ेंगे यूनिफिकेशन। पिछले टॉपिक में जो हम लोगों ने पढ़ा था बच्चों, वो हम लोगों ने पढ़ा था यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। आज हम लोग पढ़ेंगे बच्चों यूनिफिकेशन ऑफ इटली। यूनिफिकेशन ऑफ इटली। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यूनिफिकेशन ऑफ इटली क्या था। ठीक है बच्चों, तो मैंने बताया था कि जस्ट लाइक 39 स्टेटों को कंबाइन करके एक कंट्री के रूप में कन्वर्ट करना और एक नेशन स्टेट के रूप में कन्वर्ट करना, दैट इज नोन एज ए यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। दैट वाज परफॉर्म इन द लीडरशिप ऑफ मिस्टर बिस्मार्क, ऑटो वन बिस्मार्क, एंड इन दिस वे बिस्मार्क बिकम द फादर ऑफ द मॉडर्न जर्मनी। ये मैंने आप लोगों को बताया था कि किस तरीके से बिस्मार्क फादर ऑफ मॉडर्न जर्मनी बने और उन्होंने किस तरीके से बच्चों यूनिफिकेशन किया था। ही हैज आल्सो यूनिफाइड टू द 39 स्टेट्स एंड द पार्ट ऑफ दोज 39 some were in the control of the foreigners and he was that were occupied by Mr. Bismarck, and by applying the blood and iron policy he has unified to the entire Germany. सेम लाइक बच्चों यूनिफिकेशन ऑफ इटली जब हम पढ़ेंगे यूनिफिकेशन ऑफ इटली, तो इटली अपने इस प्रेजेंट फॉर्म में आने के पहले 7 पार्टों में बटा हुआ था। बिफोर कमिंग एट प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द इटली वाज डिवाइडेड इन 7 पार्ट और वो दोज 7 पार्ट वेयर सार्डिनिया, पार्डामनेंट, लुम्बार्डी, वेनेटिया, सिसिली, नेपल्स, परमा, रोम। तो ये 7 पार्ट में बटा था। याद रखना कौन कौन से वो 7 पार्ट थे। सार्डिनिया, पार्डामनेंट, लुम्बार्डी, वेनेटिया, सिसिली, नेपल्स, परमा, रोम। तो ये वेनेटिया, तो ये सारे 7 पार्टों को ज्वाइन करके एक कंट्री के रूप में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को बच्चों हम लोग यूनिफिकेशन ऑफ इटली कहते हैं। अगर आपको एक नंबर का 3 नंबर का क्वेश्चन आता है या आप बड़े क्वेश्चन को लिखने चाह रहे हो, तो आपको ये याद रखना है कि आपको कुछ आंसर ऐसे लिखना है ताकि आप लोगों को सबको ताकि टीचर्स अगर कम पार्ट भी पढ़ता है तो भी उसे कोई प्रॉब्लम्स ना हो, तब भी उसे इन्फॉर्मेशन मिल जाए। तो आप लोग स्टार्टिंग करोगे एज वी नो या आप तरफ जब कंबाइनिंग ऑफ द 7 स्टेट्स इन विच इटली वाज इनिशियली डिवाइडेड। बेटे उस समय इटली डिवाइडेड नहीं कर सकते क्योंकि उस समय इटली कहा ही नहीं जा सकता। उस समय 7 सेपरेट अलग अलग इंडिपेंडेंट स्टेट थे और उन 7 इंडिपेंडेंट स्टेट को कंबाइन करके एक कंट्री के रूप में या नेशन स्टेट के रूप में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को हम लोग बेटा यूनिफिकेशन ऑफ इटली कहते हैं। तो अगर पूछा जाए कि व्हाट इज यूनिफिकेशन ऑफ इटली, तो कंबाइनिंग ऑफ 7 स्टेट्स, कंबाइनिंग ऑफ दीज 7 स्टेट एंड फॉर्म द नेशन स्टेट इज नोन एज यूनिफिकेशन ऑफ इटली। इटली का जो यूनिफिकेशन किया गया बच्चों, इटली के यूनिफिकेशन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल जेसप मैचनी, कलबर्दी और कैमिलो डी कैवर का था। तो और इसके बाद विक्टर एनिमल सेकेंड, ठीक है, ये मेन इंपॉर्टेंट है जिनके बारे में हमें यूनिफिकेशन ऑफ इटली के बारे में पढ़ना है। तो यूनिफिकेशन ऑफ इटली के बारे में जब हम स्टार्ट करते हैं तो हम सबसे पहले देखते हैं कि कंबाइनिंग ऑफ, पहले सबसे पहले हमें वो 7 स्टेट की याद होनी चाहिए क्योंकि 39 स्टेट ऑफ जर्मनी मुश्किल था उन्हें याद करना, 39 थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, बट ये 7 है तो इस वजह से हमें याद होना चाहिए। कौन कौन से? सार्डिनिया, पार्डामनेंट, लुम्बार्डी, वेनेटिया, सिसिली, नेपल्स, परमा, रोम। ये आपको एकदम वेनेटिया, लुम्बार्डी, सार्डिनिया, पार्डामनेंट, लुम्बार्डी, वेनेटिया, सिसिली, नेपल्स, परमा, रोम, ये 7 पार्टों में हमारा इटली डिवाइडेड था। बिफोर कमिंग एट प्रेजेंट फॉर्म इटली वाज डिवाइडेड इन 7 पार्ट। कंबाइनिंग दीज 7 पार्ट एंड कन्वर्ट इट इनटू द नेशन स्टेट इज नोन एज ए यूनिफिकेशन ऑफ इटली। तो यूनिफिकेशन ऑफ इटली के बारे में अगर हम देखते हैं कि यूनिफिकेशन ऑफ इटली किसके लीडरशिप में परफॉर्म हुआ, तो बच्चों सार्डिनिया, पार्डामनेंट को छोड़ करके बाकी जो पार्ट थे वो देवर कंट्रोल इन द फॉरेनर रूलर, जो भी थे, चाहे सिसिली हो बच्चों, सिसिली, चाहे परमा हो, चाहे लुम्बार्डी हो, चाहे वेनेटिया हो, ये सब बच्चों फॉरेनर रूलर के कंट्रोल में थे। लुम्बार्डी एंड वेनेटिया का डिस्कशन हम लोगों ने किया था बच्चों जब हम लोग 1815 के वियना ट्रीटी को डिस्कस कर रहे थे। When we were discussing about the Vienna Treaty, then we have discussed about the Lombardy and Venetia that these parts were given to the Austria। मैंने बताया था कि जब नेपोलियन को डिफीट किया गया 1815 के बाद में, तो नेपोलियन को डिफीट करने के बाद लुम्बार्डी एंड वेनेटिया का जो पोर्शन था, वो लुम्बार्डी एंड वेनेटिया जो था वो किसको दिया गया था? ऑस्ट्रिया को दिया गया था। तो इस तरीके से बच्चों मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा था कि हमारा
ये 7 पार्ट में से जो सार्डिनिया प्रेडोमिनेंट था वो वहां के लोकल प्रिंसिपली स्टेट के थ्रू रूल किया जा रहा था, दैट वाज रूल्ड बाय द लोकल प्रिंसिपली स्टेट, बट लेकिन बाकी के जो अदर स्टेट थे वो किसी न किसी फॉरेन पावर के कंट्रोल में थे। मोस्ट ऑफ देम वर इन द कंट्रोल ऑफ द फॉरेन पावर, जैसे मैंने बताया लुम्बार्डी एंड वेनेटिया वर इन द कंट्रोल ऑफ द ऑस्ट्रिया। तो इस तरीके से ये एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी सार्डिनिया प्रेडोमिनेंट की बन गई। दिस वाज ए मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सार्डिनिया प्रेडोमिनेंट कि वो इन 7 स्टेट को ज्वाइन करे और इटली को जो पैचवर्क एम्पायर में बटा हुआ है, टुकड़ों में बटा हुआ है, उसको ज्वाइन करके एक कंट्री के रूप में कन्वर्ट करे। दिस वाज द मेंटालिटी, दिस वाज द ये क्या कहते हैं बेटा, सार्डिनिया प्रेडोमिनेंट की मॉरल एज वेल एज रिस्पॉन्सिबिलिटी भी थी, एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी थी और एक रिक्वायर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी भी थी। तो इस तरीके से सार्डिनिया प्रेडोमिनेंट की ये थी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। तो जिस तरीके से इटली का यूनिफिकेशन प्रुसिया के बारे में मैंने बताया था, प्रुसिया जहां के राजा कौन थे बच्चों, केसर विलियम फर्स्ट थे, पहले फ्रेडरिक विलियम फोर्थ थे, तो उनका चीफ मिनिस्टर जो था वो बिस्मार्क था। वैसे ही सार्डिनिया प्रेडोमिनेंट के जो किंग थे वो विक्टर एनेमुअल सेकंड थे। कौन थे बेटा, विक्टर एनेमुअल सेकंड was the king of the Sardinia predominant. Victor Emmanuel II was the king of the Sardinia predominant, and Mr. Camillo de Caver was the chief minister of the Victor Emmanuel II या सार्डिनिया प्रेडोमिनेंट का जो चीफ मिनिस्टर था वो कौन था बच्चों, वो मिस्टर बिस्मार्क, वो मिस्टर कैवर थे, कैमिलो बेंसो डी कैवर, उनका पूरा नाम था बच्चों कैमिलो बेंसो डी कैवर जो थे वो चीफ मिनिस्टर थे ऑफ द विक्टर एनेमुअल सेकंड वाज द किंग ऑफ द सार्डिनिया प्रेडोमिनेंट। तो जिस तरीके से पर्सिया की लीडरशिप में बच्चों, जिस तरीके से एज वेल एज इन द लीडरशिप ऑफ पर्सिया इंटायर जर्मनी वाज यूनिफाइड एंड फॉर्म ए नेशन स्टेट, सेम कंडीशंस इन द लीडरशिप ऑफ द सार्डिनिया प्रेडोमिनेंट। द किंग ऑफ द सार्डिनिया प्रेडोमिनेंट वाज मिस्टर विक्टर एनेमुअल सेकंड एंड उनका जो चीफ मिनिस्टर था मिस्टर कैमिलो बेंसो डी कैवर की लीडरशिप में यूनिफाइड ऑफ इटली किया गया। इटली की यूनिफिकेशन में बच्चों में इंपॉर्टेंट रोल हम लोग पढ़ेंगे। इन द यूनिफिकेशन ऑफ इटली द वेरी इंपॉर्टेंट रोल इज मिस्टर जेसप मैजनी, गालबर्दी एंड कैवर। ये 3 लोगों के काफी इंपॉर्टेंट नाम आते हैं बच्चों, जेसप मैजनी, गालबर्दी, कैवर। तो जब मैं आप लोगों को बेटा पढ़ा रहा था वियना ट्रीटी, तो वियना ट्रीटी में मैंने एक कॉन्सेप्ट बताया था, आप लोगों को याद होना चाहिए, मैंने बेटा एक कॉन्सेप्ट बताया था। वो कॉन्सेप्ट ये था कि वियना ट्रीटी के जो हेड थे, होस्ट कर रहे थे मिस्टर विक्टर, वो क्या नाम था उनका बच्चों, अब ड्यूक मैटर्नी। तो ड्यूक मैटर्नी ने एक वर्ड कहा था कि दुनिया का सबसे खतरनाक बंदा जो है वो है जेसप मैजनी के बारे में कहा था, द मोस्ट डेंजरस पर्सन ऑफ द वर्ल्ड इज मिस्टर जेसप मैजनी। और जेसप मैजनी के बारे में मैंने बताया था कि ही टॉक्ड अबाउट द नेशन स्टेट, ही वाज सपोर्टर ऑफ द नेशन स्टेट इन प्लेस ऑफ द पैचवर्क एम्पायर। जो टुकड़ों में बटा हुआ एम्पायर था, इसकी जगह पर वो हमेशा नेशन स्टेट की बातें करता था और नेशन स्टेट का सपोर्टर था। ही वाज द सपोर्टर ऑफ द नेशन स्टेट इन द प्लेस ऑफ द पैचवर्क एम्पायर। जो छोटे छोटे टुकड़ों में स्टेटों में बटा हुआ था, बटे हुए स्टेट थे, उनको बिल्कुल नहीं सपोर्ट करता था। ही सपोर्ट टू द डेमोक्रेटिक सिस्टम, और उस समय जो डेमोक्रेटिक सिस्टम और नेशनलिस्ट फीलिंग और ये नेशन स्टेट का सपोर्ट करे, एट दैट टाइम ही वाज कंसीडर्ड एज ए रिवोल्यूशनरी। तो मिस्टर जेसप मैजनी को भी उस समय का एक बड़ा रिवोल्यूशनरी कंसीडर किया जाता था, एक बड़ा रिवोल्यूशनरी कंसीडर माना जाता था। और उनके इसी रिवोल्यूशनरी आइडिया की वजह से बच्चों उनको इटली से एग्जाइल कर दिया गया, और इटली से एग्जाइल कर देने के बाद फिर वो बेटे कहाँ चले गए, ही वेंट टू इंग्लैंड गए, और इंग्लैंड में उन्होंने कॉलबोर्नरी नाम की एक सीक्रेट सोसाइटी को ज्वाइन किया जाकर के। किसको बच्चों, कॉलबोर्नरी नाम की एक सीक्रेट सोसाइटी को ज्वाइन किया, और सीक्रेट सोसाइटी को भी अपने एग्जाइल कंप्लीट करने के बाद ही रिटर्न बैक टू द इटली, एंड आफ्टर कमिंग बैक टू द इटली ही फॉर्म द यंग इटली नाम की एक सीक्रेट सोसाइटी का फॉर्मेशन किया। तो इट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट हु फॉर्म टू द यंग इटली। तो यंग इटली का फॉर्मेशन किसने किया था बच्चों, यंग इटली
यंग इटली का फॉर्मेशन किसने किया था? यंग इटली का फॉर्मेशन जेसप मैजिनी ने किया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हु फाउंडेड द सीक्रेट सोसाइटी यंग इटली? तो सीक्रेट सोसाइटी यंग इटली वाज फाउंडेड बाय मिस्टर जेसप मैजिनी। तो जेसप मैजिनी ने यंग इटली बनाया और उसने माइंड लेवल पर ही स्टार्टेड टू टॉक अबाउट द नेशन स्टेट। ही वाज द सपोर्टर ऑफ द नेशन स्टेट एंड ही टॉक अबाउट द नेशन स्टेट इन प्लेस ऑफ द पैचवर्क एम्पायर। एंड वो लोगों को तैयार किया कि नेशन स्टेट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट इज वेरी मच रिक्वायर्ड ऑफ द मॉडर्न टाइम। आज के टाइम की जरूरत है। और इस तरीके से कहा जाता है कि जेसप मैजिनी ने माइंड लेवल पर लोगों को अपने आइडियाज के थ्रू माइंड लेवल पर लोगों को अफेक्ट करने की कोशिश किया। इसी वजह से लोगों को माइंडली तैयार किया फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ। तो इसी वजह से जेसप मैजिनी को बेटा माइंड ऑफ इटली के नाम से भी जाना जाता है। ही इज कंसीडर्ड एज ए माइंड ऑफ इटली। और उनके थ्रू यंग इटली का जो फॉर्मेशन किया गया था वो वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद बच्चों जेसप मैजिनी के बाद गालबर्दी का रोल आता है। तो गालबर्दी के रोल के बारे में देखें तो गालबर्दी एक बेटे आर्म्स वॉलंटियर के रूप में सडनली ओरिजिनेट होता है और उसने सिसिली और नेपाल जो कि एक आइलैंड थे उनको जीत करके उसने बेटा किसको दिया? कैबर को दिया। और इसके बाद वो अपने आइलैंड के लिए चला गया अपने वार्म फोर्स के साथ, वार्म वॉलंटियर के साथ। तो ये कैबर का रोल था। कैबर एक बहादुर इंसान था, इसे उसे स्वॉर्ड ऑफ इटली कहा जाता है। और तीसरा बंदा जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया दैट वाज मिस्टर कैमलो बेंसोडी कैबर। कैमलो बेंसोडी कैबर को कंपेयर कर सकते हैं हम विद्या बेटे बिस्मार्क के साथ। एज लाइक बिस्मार्क हैज प्लेड वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द यूनिफिकेशन ऑफ द जर्मनी, सेम लाइक मिस्टर कैमलो बेंसोडी कैबर हैज प्लेड वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द यूनिफिकेशन ऑफ द जर्मनी। तो जर्मनी के यूनिफिकेशन में कैमलो बेंसोडी कैबर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल था। ही वाज द चीफ मिनिस्टर ऑफ द विक्टर एनिमल सेकंड एंड ठीक है बच्चों, ही वाज चीफ मिनिस्टर ऑफ द विक्टर एनिमल सेकंड। और विक्टर एनिमल सेकंड के चीफ मिनिस्टर के तौर पर ही हैज अनाउंस्ड that there are two basic things are important for the unification of the Germany। और those basic important things are first बेटा जो उनका कहना था कि एक स्ट्रॉन्ग आर्मी और सेकंड उनका कहना था कि एक बहुत ज्यादा फॉरेन हेल्प। तो स्ट्रॉन्ग आर्मी एंड फॉरेन हेल्प, दीज वर द टू थिंग्स व्हिच वर डिक्लेयर्ड वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ इटली। दोनों प्रूव भी हुई। और उन्होंने बेटे पहले फ्रांस की मदद से उन्होंने ऑस्ट्रिया को डिफीट किया एंड फिर इसके बाद बच्चों उनको फॉरेन हेल्प भी बहुत ज्यादा मिली। और फॉरेन हेल्प सबसे ज्यादा बेटे खुद बिस्मार्क की तरफ से मिली। और बिस्मार्क की हेल्प से उन्होंने विनीटिया एंड लुम्बार्डी को पाया था, विनीटिया लुम्बार्डी, क्योंकि बिस्मार्क ने ऑस्ट्रियो-प्रुशियन वार में बेटे ऑस्ट्रिया को डिफीट किया था। और ऑस्ट्रिया को डिफीट करने के बाद नॉट ओनली उन्होंने अपना एरिया स्विट्जरलैंड और होल्स्टाइन का विवाद मैंने बताया था उसको न लेकर के, बल्कि खुद लुम्बार्डी और विनीटिया को भी छीन लिया था। लुम्बार्डी और विनीटिया बाद में इटालियन स्पीकिंग एरिया था, इस वजह से उसको दिया गया कैमलो बेंसोडी कैबर को दिया गया। और इस तरीके से उसको मामला। इसके बाद गालबर्दी के बाद बच्चों गालबर्दी के थ्रू उनको सिसिली और नेपल्स मिले, तब जाकर के 1865 में यूनिफिकेशन ऑफ इटली वाज कंप्लीटेड। तो इटली के कंपटीशन में, इटली की यूनिफिकेशन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल जो देखने के लिए मिलता है बच्चे वो कैमलो बेंसोडी कैबर का मिलता है। हु वाज द चीफ मिनिस्टर ऑफ द विक्टर एनिमल सेकंड। विक्टर एनिमल सेकंड वाज द किंग ऑफ द सार्डिनिया प्रेडोमिनेंट। आपको इतना याद रखना है इन द यूनिफिकेशन ऑफ इटली। बाकी का बेटे हम अगले वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। अभी हम अगले वीडियो में थोड़ा और इसे एक्सप्लेन करेंगे। आफ्टर दैट फिर हम बेटे यूनिफिकेशन ऑफ इंग्लैंड, ग्रेट ब्रिटेन में चलेंगे। और फिर ग्रेट ब्रिटेन के बाद फिर बच्चों हम लोग बाल्कन प्रॉब्लम पढ़ेंगे। बाल्कन के बाद सिंबलाइजेशन ऑफ द नेशन स्टेट पढ़ेंगे। और फिर इसके बाद पीछे की जो छूटी हुई चीजें हैं उनको कंप्लीट करेंगे। तो अभी हमारा 10 से 12 लेक्चर और ये वीडियो चलेगा, ये लेगा बेटा यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी क्या नाम से इन यूरोप, तब जाकर के हम लोगों का टॉपिक कंप्लीट होगा। डोंट केयर, हम सारी वीडियोस प्रॉपर्ली बनाते रहेंगे और सारी वीडियोस प्रॉपर्ली आपको भेजते रहेंगे। ओके बच्चों, थैंक यू।